Hello everyone. Today we are here with the third lecture of Unit 2, that is Characterization Techniques of Inorganic Solids. In the previous lectures we have studied about the two techniques. The first one was SIM and the second one was FTIR. Today we are going to study about XRD. XRD is the X-ray diffraction. This technique helps to provide extensive information regarding the crystalline structure, nature of the phase, lattice parameters and the most importantly crystalline grain size. जैसे सैम हमें बताता था कि जो हमारा सैंपल है उसकी शेप क्या है। FTIR हमें बताता था कि हमारे पास जो भी सैंपल है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे ही XRD हमें जो मेन चीज़ बताता है दैट इज़ द क्रिस्टलाइन साइज. It is commonly performed on powdered sample obtained after extensive drying of its colloidal solution. हमारा जो भी सैंपल बनता है जिस भी टेक्निक से हम उसको बहुत ज़्यादा ड्राई करके इन द मफल फर्नेस ओवन बहुत बहुत आवर्स तक उसका एक बहुत पाउडर फॉर्म में ले आते हैं उसे, जो कि XRD को परफॉर्म करने में यूज़ होता है. Importantly, Bragg's law is the foundation for XRD diffraction, as the spacing between the atoms and the planes of atoms is in the order of wavelength of the X-rays. जो फाउंडेशन है एक्सरे डिफ्रैक्शन का, जिस लॉ पे ये डिपेंड करती है, दैट इज़ ब्रैग्स लॉ. अब ये जो लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी, लेट मी एक्सप्लेन यू इट वेरी डीपली. सो इन क्रिस्टलाइन मटीरियल, जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन मटीरियल्स होते हैं, crystals are composed of regular arrangements of the atoms and each atom is composed of a nucleus surrounded by the electrons. हमारा जो सॉलिड स्टेट यूनिट होता है, हमने 11th-12th में भी पढ़ा है एंड कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ते हैं, उसमें हम काफ़ी क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, राइट. अब इसमें हमें बता रहे हैं कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट्स होते हैं उनके अंदर. एंड एज वी नो एटम हमारा क्या होता है, दिस वन एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एक एटम है जो जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब एक्स रेज हमारी हिट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, व्हेन एक्स रे हिट्स एन एटम इट्स एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. जब कोई एक्सरे हमारी एटम को हिट करती है तो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है हमारा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स री एमिट दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ न्यू एक्सरे बट द सेम एनर्जी एज द ओरिजिनल. मतलब कि जो हमारा, लेट मी एक्सप्लेन यू वन अगेन थोड़ा अच्छे से. एक्सरे आई, एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ने उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब किया एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन अगेन री एमिट्स दिस एनर्जी. सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मीन्स ओरिजिनल एनर्जी होती है, पर वो री एमिट कर देता है, जिसको हम कहते हैं न्यू एक्सरे. द फिनोमिना बाय विच एक्स-रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एटम इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. अब ये जो हमारा फिनोमिना है जिसमें एक्सरे आती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है एक एटम से ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. अब थोड़ा थोड़ा ऑप्टिक्स हमें याद आ रहा होगा जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है, और अब ये भी याद आ रहा होगा कि उसमें एक ब्रैग्स लॉ भी था. सो द एक्सरेज आर हाई एनर्जी लाइट with repeating period called wavelengths. Yes, the wavelength of a X-ray is similar to the distance between atoms of a crystal. Therefore, when X-ray interact with each other, special interference effect occurs. अब इसमें बता रहा है कि जो हमारी वेवलेंथ है एक्सरे की, वो सिमिलर किससे होती है, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ अ क्रिस्टल. इसलिए जो हमारा इंटरफेरेंस अकर होता है वो एक स्पेशल टाइप का होता है. सी,
ये हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है. थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं इस चीज़ को. इफ़ द वेव्स आर इन सेम फेज में होती हैं जब द वेव्स कंबाइन टुगेदर टू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, एज यू कैन सी हेयर. जब सेम फेज में होती हैं तो ये कंबाइन कर जाती है एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है. बट इफ़ द वेव्स आर आउट ऑफ द सिंक, मतलब सेम प्लेन में नहीं होती, द सिग्नल्स आर डिस्ट्रॉयड. एज यू कैन सी, कोई सिग्नल प्रोड्यूस नहीं हुआ. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो इन ऑर्डर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो क्या होना चाहिए. हमारी जो स्कैटर्ड वेव्स हैं वो एक ही फेज में होनी चाहिए, मतलब कि जो इंसिडेंट है और जो स्कैटर्ड है उनकी जो फेज होनी चाहिए दैट शुड बी सेम, राइट. नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन ओनली अकर if the incident and the scattered wave travel equal distance. कि हमारी जो इंसिडेंट वेव्स हैं और जो स्कैटर्ड वेव्स हैं उनका ट्रेवल का जो डिस्टेंस है वो सेम हो, इक्वल हो. सिंस वी नो दैट इन अ क्रिस्टल द रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स form distinct plane and these planes are separated from each other by a well defined distance. ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम. ये दो डिफरेंट प्लेन्स है, P1 P2 बोल देते हैं इनको हम, और इसको हम कहते हैं डी स्पेसिंग, है ना, इस डिस्टेंस को. व्हेन एक्सरे फॉल्स ऑन एन एटॉमिक प्लेन, एक्सरेज आर स्कैटर्ड बाय द रेगुलरली स्पेस्ड एटम. इनसे ये स्कैटर हो जाती है, जैसे एक यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे भी हो रही होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना. व्हेन एक्सरे फॉल ऑन द टॉप लेयर, जब हमारी एक्सरे टॉप लेयर पे फॉल करती है, मीन्स P1 पे, तब क्या होता है, बोथ इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड रे ट्रेवल द सेम डिस्टेंस. बट व्हेन एक्सरे फॉल्स ऑन द इंटरनल लेयर, यहाँ पे P2 P3 आगे और भी लेयर्स होंगी, इंटरनल लेयर्स, तब क्या होता है, जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड रे होती हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है. यहाँ पे ये थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये और एक्स्ट्रा हो जाएगा. दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेज इज कॉल्ड द पाथ डिफरेंस. इस जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं रेज अलग अलग प्लेन्स पे फॉल होके, उसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस. Because of this path difference, it is not always necessary that the scattered ray will interfere constructively. हमें तो constructive interference चाहिए था ना, but क्योंकि हमारा प्लेन्स अलग अलग प्लेन्स की वजह से सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि हमारा जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव हो. सो द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन स्कैटर्ड रे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली इज दैट व्हेन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रे मस्ट ट्रेवल अ होल नंबर. जब हमारी जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड रे है वो होल नंबर के, मतलब वो होल नंबर जैसे, मतलब पाथ डिफरेंस हमारा होल नंबर होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा. जैसे अगर हमारा पाथ डिफरेंस 1 वेवलेंथ है तो हमारा इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे इक्वल डिस्टेंस चलेंगी, ट्रेवल करेंगी. अगर हम इस 1 ये होल नंबर था, ऐसे ही हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं. 2 लिया तब भी हमारा जो इंसिडेंट रे है और स्कैटर्ड रे है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है. अब जो हमारी मेन ब्रैग्स लॉ इक्वेशन है दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. यहाँ पे थीटा हमारा डिफ्रैक्शन एंगल है, लैम्डा वी नो एक्सरे की वेवलेंथ है, डी हमारा हम पढ़ चुके हैं, डी स्पेसिंग जिसको हम कह रहे थे डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स, एंड एन इज द इंटीजर होल नंबर जिसकी हमने भी बात की. नाउ अगर हम अब थोड़ी वर्किंग देखें कि ये जो मशीनरी होती है XRD ये वर्क कैसे करती है. इन एक्सरे डिफ्रैक्शन अ सैम्पल इज प्लेस्ड इन एट द सेंटर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट and the beam of X-ray is passed through a sample. The sample absorbs these X-rays and re-emits
री एमिट करती हैं न्यू एक्सरेज। अभी जो हमने इतना सब पढ़ा वो यहाँ पे ये सब परफॉर्म हो रही है चीज़ें। द री एमिटेड रेडिएशन इज रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर। ये डिटेक्टर है हमारा, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है न्यू एक्सरेज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। अभी हम ग्राफ देखेंगे भी, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो रियल होती हैं हमारी लैब्स में प्रेजेंट मशीन, वो कुछ ऐसी दिखती हैं। ये वाली स्पेस हम ओपन करते हैं, वी कैन ओपन दिस। ये मॉनिटर होता है, यहाँ पे ग्राफ आता है। जब हम इसको ओपन करते हैं वहाँ पे एक सैम्पल स्टेज होता है, उसके अंदर का ये सीन होता है। हमें जो सिर्फ ये वाला पार्ट दिखता है सैम्पल स्टेज, जहाँ पे हम अपने सैम्पल को रख देते हैं। सैम्पल हम कैसे रखते हैं, इसमें एक स्क्वायर ब्लैक कलर का एक मटेरियल होता है हमारे पास एज अ स्लाइड, उसके ऊपर हम अपने पाउडर को डाल देते हैं, सैम्पल के पाउडर को जो हमने बहुत ड्राई करके बनाया होता है, और उसके ऊपर वही एक्सरे आके गिरती हैं एंड वो फिर डिटेक्टर के पास जाती हैं लाइक दिस। यहाँ पे हमारा ब्रैग लॉ फॉलो होता है जो अभी हमने पढ़ा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ग्राफ, ऐसा इसका कुछ ग्राफ होता है इंटेंसिटी और 2 थीटा के अकॉर्डिंग। द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द पोजीशन एंड इंटेंसिटी। इनकी इंटेंसिटी और पोजीशन जो पीक्स की होती है ऑफ द पीक्स विद द रेफरेंस पैटर्न अवेलेबल इन द रिपोर्टेड लिटरेचर। वी हैव अ रिपोर्टेड लिटरेचर की ZNO या कोई भी हमारा मेटल है, इनऑर्गेनिक सॉलिड है, उसके लिए क्या डेटा होता है। एक डेटा ना हमारे पास ऑलरेडी है रिपोर्टेड लिटरेचर के अंदर। हम क्या देखते हैं, जो भी हमारी पीक्स आती है, हमने कोई भी सैम्पल डाला, कोई भी पाउडर डाला सैम्पल का, हमारे पास कोई भी ग्राफ आ सकता है, नॉट ज़रूरी कि यही वाला आए। तो कोई भी ग्राफ आएगा, हम उसकी इंटेंसिटी देखेंगे, पीक्स देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। उसके बाद हम जो हमारा रिपोर्टेड लिटरेचर डेटा है उसमें जाके मैच करेंगे एंड हमें पता चल जाएगा कि लाइक ये कौन सा मटेरियल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और चीज़ पहले मैं बता दूँ, XRD peaks are too broad for particles with a size below 3 nanometer। हम जैसे जैसे कम साइज़ के पार्टिकल्स के साइड जाते हैं तो हमारी जो पीक्स होती हैं वो ब्रॉड होने लग जाती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्मॉलर क्रिस्टल्स प्रोड्यूस ब्रॉडर पीक्स अकॉर्डिंग टू शेयर फॉर्मूला। शेयर फॉर्मूला इज दिस, वेयर D is the size of the particle, K is the constant, lambda we know, X-ray की wavelength, beta is the full width at half maximum. Now what is this? Let me tell you. Let us suppose ये हमारी एक पीक है। ओके हमने ये मानो ये वाली पीक सेलेक्ट की, ये ऐसी दिखती है जब हम इसे जूम करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। ये हमारा होता है FWHM ऑफ द डिफ्रैक्शन पीक। ऐसे ही हम इसमें क्या करते हैं, वैसे अगर हमें किसी भी पीक का क्रिस्टलाइन साइज निकालना है, हमारे जो XRD है वो साइज के लिए ही तो है ना बेसिकली सबसे मेन, कि हम इससे क्रिस्टलाइन साइज निकाल सकते हैं। सो हम ऐसे ही ये पीक को सेलेक्ट करते हैं एंड एक फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। नाउ लेट अस समराइज दिस। XRD में हमने पढ़ा हम क्या मेजर करते हैं, क्रिस्टलाइट साइज, एक्सरेज आर यूज्ड, और इसका जो फाउंडेशन है दैट इज ब्रैग्स लॉ। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था FTIR में IR रेज यूज़ होती हैं, दीज आर द फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि हर एक सैम्पल के लिए डिफरेंट होता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। इसका ग्राफ अपसाइड डाउन होता है एंड इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। सिम में वी हैव स्टडीड सोर्सेज, हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स मीन्स कोई रेज यूज़ नहीं होती, और इसमें हम पता करते हैं कि शेप ऑफ द सैम्पल क्या है एंड इसमें हमें मॉनिटर पे इमेजेस मिलती हैं कि किस लाइक शेप की हमारी जो भी सैम्पल है वो किस शेप का बना है। नाउ वी आर लेफ्ट विद UV visible and TEM10. We will continue this in the next lecture. I hope it is clear to all. Thank you so much.